सेल वाल की, सेल वाल, ठीक है। उसके बाद बात की थी हमने सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल वाल बोले तो क्या, कोशिका भित्ति था, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके बाद में था कोशिका झिल्ली, क्या था, कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब तीसरा जो हमने पढ़ा था इसमें वो था सेल यानी प्रोटोप्लाज्म, क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, जिसे हम क्या कह रहे थे, जीव द्रव कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जीव द्रव। अब चौथा जो हमारे सामने भाग आता हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको हेड डालेना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो मान लेते हैं यह कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। अब कोशिका में द्रव वगैरह भरा हुआ तो इसमें एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, किसने की है, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, अल्टमैन ने की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि देखो जो हमारा ऊर्जा बनाने का काम करता है ये, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद में जो हमारी सांस होती है वो क्या होता है, फेफड़ों में यानी लंग्स में स्टोर होती है। लंग्स का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एल्वेओली होती है, तो एल्वेओली में जाकर स्टोर होती है। तो एल्वेओली की परदियों पर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, और वो रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, उस ऑक्सीजन को लेकर के आता है और किसको देने जाता है, मतलब इसको केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया को देने जाता है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, यह ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जब यह मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब जो एल्वेओली होती है, उस एल्वेओली से जब ऑक्सीजन को लेने आता है और ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है, तो उसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं क्रेब्स चक्र से संबंधित है, कोशिका को श्वसन कराता है। क्या कराता है, कोशिका को श्वसन। मैं आपसे बोलूंगा हमको श्वसन कौन कराता है, तो हमको श्वसन हमारा लंग्स कराता है। उसी प्रकार से कोशिका को श्वसन कौन कराता है, तो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र क्या करता है, यह ऑक्सीजन को क्या करता है, यह ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाता है, और ऑक्सीजन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी बनते हैं। क्या बनता है, एटीपी बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी मिलकर के, कितना, 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वही हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मैं आपको इसे साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बाइक में पेट्रोल होता है और पेट्रोल पिस्टन पर पड़ने के बाद में वो क्या है, उसको ऊर्जा उत्पन्न करा देता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का पेट्रोल क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज बना कैसे है, तो ग्लूकोज कैसे बना है, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन पहुंचा है और ऑक्सीजन से एटीपी बना है और 38 एटीपी बन जाते हैं, तब जाकर क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज ही क्या है, वो हमारा क्या हो जाता है, ऊर्जा दे देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, देखो कुछ देखिएगा, जैसे चप्पल नुमा कुछ आकृति होती है इसकी इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें कुछ जलेबी नुमा संरचना पाई जाती है। अभी मैं आपको चित्र भी दिखा सकता हूँ, उसका भी दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार जलेबी नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। चप्पल नुमा आकृति होती है, हम कह सकते हैं इसको, मतलब इस प्रकार की। तो देखो जो जैसे ये शेप दिया गया ना, तो ये जो है ना, ये जो इसका बाहरी कवर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो यह बाहरी कवर है ना, इस बाहरी कवर का नाम है सेल प्लाज्म। क्या नाम है, सेल प्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी कवर का नाम क्या है, सेल प्लाज्म है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जलेबी नुमा संरचना है, इसका नाम होता है मैट्रिक। क्या नाम होता है, मैट्रिक नाम होता है, मैट्रिक, है ना। इस जो जलेबी संरचना बन रही है, और इस मैट्रिक जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक होती है वो किसकी बनी होती है, तो उसका वो बनी होती है क्रिस्टी की। किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं उन्हें हम मैट्रिक कहते हैं, और मैट्रिक किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लाज्म कहते हैं। देखो सेल बाल किसे कहते हैं, तो सेल बाल की हमने बात की है, किसकी, बताया गया आपको कि जो पादप होता है, पादप का जो भारी कवर होता है, जो हमें तना दिखाई देता है, जो भी हमें भारी कवर दिखाई देता है,
उस बाहरी कवर का नाम क्या होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बात करें इस कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी कवर है उसका नाम सेल प्लाज्म है, और लेकिन उसके अंदर हम जाते हैं एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक होता है। और मैट्रिक की दीवारें किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में नोट करिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप नोट करिए। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि खोज किसने की है, क्या काम करता है, ऊर्जा बनाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो आगे बात करते हैं। वैसे साथ ही साथ नोट करने की कोशिश किया करो, साथ ही साथ अगर हो जाए तो बेटर रहेगा। कैसा लगा, समझ में नहीं आता है। क्रिस्टी मैट्रिक की जो दीवारें हैं, मैं आपसे ये बोलूँ, देखो जैसे हमारी ये दीवार बनी हुई है, तो जो दीवार होती है, दीवार में सीमेंट लगी हुई है, तो मैं आपसे बोलूँगा उसमें जो जैसे केवल प्योर मसाले की दीवार बनाना, प्योर मसाले की दीवार क्रिस्टी कह दो आप। प्योर मसाला जैसे हम कहते हैं ना, उसमें पिलर लगाते हैं, तो पिलर जो होता है क्या हो जाएगा, क्रिस्टी का नाम हो जाएगा। इसका देखो चित्र दिखा दे रहा हूं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल चित्र क्या है दिखाता हूं। देखो ये है, देखो चित्र, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ये है, दिख रहा है। बाहरी कवर का नाम क्या है, सेल वॉल है। क्या है, ये सेल वॉल है। और ये जो दीवार है इसकी, देखो इसके साथ दीवार बनी हुई है, ये दीवार है, इसका नाम मैट्रिक है। इसमें जो भरा हुआ द्रव है वो क्या है, क्रिस्टी है। और इस क्रिस्टी में क्या होता है, ये क्रिप्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रिप्स चक्र। और बोलता है ना क्रिप्स चक्र, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ जैसे हमें हमारी कोशिका को श्वसन दिलाता है, मतलब किस चक्र के द्वारा श्वसन होता है, क्रिप्स चक्र के द्वारा। इसके द्वारा होता है, क्रिप्स चक्र के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे। देखो नोट हो गया ना, अरे देख लिया अब तो सही है। ठीक है, अच्छे से अब ध्यान भी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो तो चित्र दिखा दिखा के पढ़ाते चला जा रहा हूँ ना, बाद में लिखवाया करेंगे, ऐसे चलते जा रहे हैं। हटा दे इसको। कोशिका के अंग में हमारा चौथा अंग हो गया ना, तीसरा चौथा जो भी हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अंग है वो गोल्जिका है। क्या है, गोल्जिका। देखिए ये है गोल्जिका है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है गोल्जिका, यानी कोशिका में ही क्या है, गोल्जिका है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। गोल्जिका है, आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो लिखा होगा ना, गोल्जी बॉडी इन अ सेल। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप गोल्जी काय बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गोल्जी काय। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की, तो गोल्जी काय की खोज की है किसने, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने। और उसी के नाम पर क्या है, ये गोल्जी बॉडी लगा हुआ है। क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की है, गोल्जी बॉडी ने की है, और उसी के नाम पर क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये कुछ इस प्रकार का हमारी कोशिका में पाया जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्या काम है इसका, इसका काम है, देखो इसमें क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ होता है, और ये इसके साथ में जो ये ट्यूब से पाया जाता है, ट्यूब से, ये देखो ये हल्के हल्के ट्यूब से पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं। देखो यहाँ हमारी कोशिका है, दिख रहा है आपको, कोशिका साथ में है। और कोशिका के अंदर देखो ये वाला जो एरिया है, ये देखो ये बना हुआ है, ये जो एरिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम, इसको जूम कर लिया यहाँ से, यहाँ निकाल लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोल्जिका है। क्या नाम है, गोल्जिका है। गोल्जिका का काम क्या है, तो गोल्जिका का काम है, यह यातायात का प्रबंधन करता है। हमारी कोशिका क्या करता है, यातायात। तो तुमसे पूछ सकता है कि यातायात का प्रबंधन किसे कहते हैं, यातायात का प्रबंधक किसे कहते हैं, प्रबंधन कौन करता है, तो किसे कहते हैं, गोल्जिका को कहते हैं। इसको तुम इस हिसाब से समझो। यातायात का मतलब क्या होता है, यातायात का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करने के लिए मेरी जीभ जो है वह, उसको ज्यादा क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। यानी कि हम खाना खाते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा जाती है, और प्रत्येक जो हमारा जो बॉडी है वो क्या है, लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कहने की जगह प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है और ऊर्जा लगातार बना रही है। लेकिन जीभ के पास में जितनी भी सेल हैं
उनमें जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितना बना सकता है ऊर्जा, जितना मतलब जरूरत है उतना बना सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अगर ऊर्जा का आदान प्रदान इधर उधर से नहीं होगा तो जो हमारी जीव है वो बोल ही नहीं सकती है। मैं आपसे बोलूँ कि एक धावक को क्या हो रहा है, मतलब रेस के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए होती है। तो रेस मतलब जैसे रेस जब वो मार रहा होगा या धावक जो होता है तो उसको क्या चाहिए, उसके लेग्स के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना, या हाथों के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो मतलब और जगह पर जो ऊर्जा स्टोर होती है वो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उस ऊर्जा को, तो वो किसके माध्यम से जाती है, वो गोल्जिका के माध्यम से जाती है। जैसे कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाने के लिए बस का प्रयोग करेंगे या हम किसी वाहन का प्रयोग करेंगे या हम रेल का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में मान लो पैर का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं और हमें जरूरत है किसको, दिमाग को ऊर्जा की। तो क्या करेगा, यानी कि हमारे पैर से मतलब यातायात के रूप में क्या आ जाएगी, या ऊर्जा कहाँ तक आ जाती है, दिमाग तक आ जाती है, और जो ऊर्जा क्या हो जाती है वो वेस्ट हो जाती है। तो लेकर कौन आता है, बोला आता है गोल्जिका है। कौन लाता है, गोल्जिका है। तो गोल्जिका का काम क्या है, यातायात का प्रबंधन करना। गोल्जिका की खोज किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है। किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है। बस इतना आप लिख लीजिए इसके बारे में, चित्र आपको बता ही दिया है, लिखिए इसमें। और क्या है इसमें, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स को बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। और रसधानी क्या करता है, जल का स्टोर करता है। तुमसे पूछेगा हमारे शरीर में जल का स्टोर वैसे होता तो प्रोटोप्लाज्म में ही है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कहां पर होता है, वैक्यूल्स में होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स में। यानी जल का स्टोर कोशिका के किस भाग में होता है, तो जल का स्टोर गोल्जी बॉडी के अंतर्गत पाई जाती है रसधानी। तो रसधानी में क्या होता है, जल का स्टोर होता है रसधानी में। ठीक है जी, अलग अलग ट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये जो ट्यूब है इसमें क्या होता है, जल का स्टोर होता है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखिए अब देखो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर ये आपसे बात करूं, जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भी तो ये पाया जा रहा होगा, वो तो सभी में पाया जा रहा, कॉमन है, ये गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाया जा रहा होगा। अब प्लांट सेल में यह जो वैक्यूल्स है वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, प्लांट सेल में छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें वैक्यूल्स पाया जाएगा। तो देखो पेड़ों को और जंतुओं को दोनों में देखा जाए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है, जंतु को कि पेड़ों को, पेड़ों को है ना, किसको, पेड़ों को है। तो वैक्यूल्स या रसधानी किस में सबसे बड़ी पाई जाएगी, पेड़ों में पाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछ ले कि रसधानी है ना किस में बड़ी होती है, यानी जल को स्टोर करने के लिए है ना सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो किसको होती है, पेड़ों को होती है। तो कहीं ना कहीं देखा है रसधानी किस में बड़ी होती है, तो वो किस में होती है बड़ी, आपको ध्यान रखना पादपों में बड़ी होती है या पेड़ों में बड़ी होती है। ठीक है, रसधानी। इतना ही आपको ध्यान रखना इसके अंतर्गत कि गोल्जिका की खोज किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है। क्या काम करता है, यातायात का प्रबंधन करता है, और इसमें एक रसधानी पाई जाती है जो जल का स्टोर करती है। क्या करती है, जल का स्टोर करती है। जो तुम पानी पीते हो ना, तो हमारी बड़ी आंत क्या करती है, उसका अवशोषण कर लेती है, लेकिन जो बचा हुआ होता है, जैसे हमारी बॉडी में हमें जरूरत है पानी की, तो पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो इसी में ही जाता है। देखो जो कोशिका होती है ना, कोशिका में भी पानी स्टोर होता है, लेकिन कोशिका केवल पानी इसलिए स्टोर करती है कि आपस में जो उसमें अंग है वो आपस में टकरा ही नहीं। टकराने में मतलब इसमें क्या होता है, एक मतलब लिक्विड तो पाया जाता है, और वो लिक्विड में क्या होता है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इधर लगा हुआ है, इधर मान लेते हैं गोल्जी का लगा हुआ है, तो गोल्जी का है और ये आपस में टकराए नहीं, इसके लिए इसमें क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है बीच में, और उस द्रव का नाम प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि आपकी बॉडी में जो मतलब स्टोर हो रहा होता है, आपकी बॉडी में जो स्टोर है, ठीक है, पानी, वो आपको ध्यान रखना है वो किस में हो रहा है, तो वो वैक्यूल्स में हो रहा होता है। किस में हो रहा था, वैक्यूल्स में हो रहा था। जब हम पानी पीते हैं सबसे पहले इसमें जाता है, उसके बाद में इसमें जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसी में ही देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। पढ़ो सेंट्रोसोम, यह सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम देखिए, नोट कर लिया ना सभी लोगों ने। ठीक है, आगे देखो, सेंट्रोसोम कोशिका का अंग है ये। नेक्स्ट जो भी नंबर आ रहा है अनुसार हम 10-15 अंक पढ़ने वाले हैं अपन लोग। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है, सेंट्रोसोम का हिंदी में कैसे, तारक काय। ठीक है, सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है, तो बोबरी ने। किसने की है, बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है, बोबरी ने। क्या काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम हमारे लिए। क्या काम करता है, तो देखिए क्या काम करता है, आप देख सकते हो। देखो यह हमारी सेल है
इस सेल में जो ये बंडल नुमा आकृति है, देखो पाइप नुमा है कि सरिया है, बहुत सारी मतलब सरियां जो होती है इकट्ठी हैं और बंडल बना हुआ है, सरियों का बंडल है ना। यहाँ पर देखो, देख रही हो आप इसको, तो ये क्या है, सेंट्रोसोम है। तो मैं आपको कह सकता हूँ, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं ये मतलब काम क्या करता है, इसका काम है सेल डिवीजन करना। क्या काम है? सेल डिवीजन करना। हाँ, सेल का विभाजन करना। क्या काम है इसका? यानी कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है समझिए इसको। देखो यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई मतलब सेल डिवीजन करवाना, ठीक है, ये कोई मतलब क्या है, सेंट्रोसोम है। अब इसके दो बनाने हैं, तो क्या होगा, मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या हो जाता है, दो बन जाता है छोटे छोटे आकार में। फिर उसके बाद में क्या होता है, या जो जितना ऊपर वाला बड़ा था उतना ही बड़ा क्या हो जाता है, ये पुनः बड़ा हो जाता है, फिर उतना ही। ठीक है, और उसके बाद फिर ये दो हो जाता है, यानी कि दो क्या हो जाएगा, फिर चार हो जाता है। इस प्रकार से चलता रहता है। इसको तुम इस हिसाब से समझो, जब कभी भी हमें चोट लग जाती है और चोट लगने पर मान लो हमारा ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड निकलने का मतलब यह है कि यानी शरीर में कहीं ना कहीं देखा है कोशिका क्या हो गई है, क्षतग्रस्त हो गई है। और क्षतग्रस्त हो गई है तो इसका मतलब यह है कि जहां पर भी हमारे चोट लगी है और जिस एरिया में क्षतग्रस्त हुई है कोशिकाएं, वहां पर क्या होगा, वहां पर कोशिका विभाजन होगा तो ही ठीक होगा। मैं आपसे ये बोलूं कि डॉक्टर दवा देता है उससे ठीक होता है? डॉक्टर दवा देता है इसकी, किसकी देता है वो, यानी सेंट्रोसोम की। यानी सेंट्रोसोम क्या करे, वहां पर क्या करे, कोशिका विभाजन जल्दी से कर दे, जिससे क्या हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, तो उसमें ठीक होने में जो मेन जो रोल निभाता है, वो निभाता है सेंट्रोसोम निभाता है, कि यह कोशिका विभाजन करता है। यानी कहीं पर भी अगर बॉडी तुम्हारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होगा तो कभी भी घाव ठीक ही नहीं होगा, यानी घाव भरेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो घाव भरने में जो काम करता है वो कौन करता है? सेल डिवीजन करता है, यानी कोशिका विभाजन करता है। कौन करता है? कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कोशिका विभाजन सर्वाधिक हमारी बॉडी में कहाँ होता है? कोशिका विभाजन सर्वाधिक हमारी बॉडी में कहाँ होता है? तो हमारी बॉडी में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। यानी यकृत में सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है ना, यकृत में। ठीक है, सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है, ये आपको देख रहा है लीवर में। अब देखो आगे बात करते हैं, लीवर में सर्वाधिक होता है, ठीक है, और सबसे कम कहां होता है? तो सबसे कम होता है मस्तिष्क में। यानी कोशिका विभाजन सबसे कम कहां होता है? तो कोशिका विभाजन सबसे कम कहां होता है और सर्वाधिक कहां होता है? ठीक है, तो सबसे कम कहां होता है? मस्तिष्क में होता है, और सर्वाधिक कहां होता है? लीवर में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज समझिए, यहां पर समझो इसको, देखो तुम ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि सबसे कम, ठीक है, मस्तिष्क में, सबसे कम मस्तिष्क में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मतलब 90% जो मस्तिष्क होता है ना, वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल। और जो 10% होता है, 10% मस्तिष्क जो बना होता है, वो गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल किसका बना होता है? गिलियल सेल का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी मस्तिष्क में सबसे कम, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो तारक काय है वो मस्तिष्क में पाया ही नहीं जाता है, और पाया नहीं जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन होएगा ही नहीं। जबकि हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या होता है ना, सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम पाया जाता है तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी में कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो ही बॉडी सही होगी। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो बॉडी सही नहीं होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट को अगर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं, तो ऑपरेशन कराने का मतलब यह है कि उसका जो घाव है वो सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, कम पाया जाता है, या मतलब काम नहीं करता, आप ये कह सकते हो। उसकी बॉडी में अगर कहीं पर भी उसे घाव वगैरह हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। मान लो हमारा 10 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन उनका मान लो मतलब एक महीना ले सकता है और ज्यादा भी टाइम ले सकता है। तो उसका रीजन भी क्या है? उसका रीजन यह है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो काम करना वहां क्या कर देता है? बंद कर देता है। ये आपको ध्यान से आधार पर। अब बात आती है, देखो मस्तिष्क में सबसे कम पाया जाता है, ये बोला मस्तिष्क में सबसे कम पाया जाता है। तो मुझे आप ये बताइए, देखो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, मास्क लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है क्या? हेलमेट पहनना। मास्क लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में सेंट्रोसोम है ही नहीं, और सेंट्रोसोम नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। समझ पा रही हो ना? मतलब यातायात का जो नियम है वो ये कहता है कि मास्क मतलब क्या करो, आप हेलमेट पहनो। तो हेलमेट इसलिए पहनवाता है कि अगर बाई चांस कुछ दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में क्या है, आपका मस्तिष्क डैमेज नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी अंग डैमेज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, दोबारा से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। क्योंकि हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या है,
हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या है, सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, और सेंट्रोसोम है इसलिए तुम सही हो जाओगे। लेकिन मस्तिष्क में क्या है, सेंट्रोसोम है ही नहीं। तो एक बार अगर मस्तिष्क में चोट लगती है, अच्छी खासी वाली, तो क्या होता है, तो उसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं, चले जाते कोमा में। तो क्या करते हैं डॉक्टर, देखते हैं आएगा वापस, कब आएगा पता नहीं, है ना। या तो वही सीन क्रिएट करो दोबारा से, मूवी दिखाते हैं ना, मुन्ना भाई MBBS में दिखाते हैं, वो जिंदा वो कर देता है उसको, कैसे कर देता है उसको जिंदा वो। तो देखो ये सबको पता है, ये सारी चीज जो भी डॉक्टर होते हैं सबको पता होता है कि क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, देखो जो लीवर है ना, लीवर में सर्वाधिक हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर जैसे हमारा कोशिका कहीं डैमेज होता है, और डैमेज में क्या होता है 100 कोशिकाएं डैमेज होती हैं, और 100 कोशिकाओं की जगह 100 ही कोशिकाएं हमें आनी चाहिए, ऐसे तो होता है। तो उसको हम क्या होता है, कोशिका विभाजन कह देते हैं। लेकिन मान लो गलती से क्या होता है, 100 की जगह अगर 110 आ जाए तो क्या होगा, तो क्षमता से ज्यादा सेल डिवीजन हो गया है, क्षमता से ज्यादा सेल डिवीजन हो गया है। और क्षमता से ज्यादा सेल डिवीजन होना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर। तो कैंसर होने का रीजन क्या है, कैंसर होने का रीजन सेल डिवीजन है। क्या है, सेल डिवीजन। यानी कि अगर डॉक्टर ने गलती से डोज ज्यादा दे दी तो क्या होगा, तो सेल डिवीजन ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कैंसर का शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कैंसर का शिकार हो जाएंगे। कभी कभी तुमने देखा होगा कि बचपन में किसी मित्र ने मतलब कहीं पर भी हमें चोट मतलब मारी है और हमारी लग गई है, और हमने क्या किया है, उसको इग्नोर कर दिया है। लेकिन आगे चल करके वह जो गांठ होती है वो क्या हो जाती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि जो सेंट्रोसोम था, वहां पर जो डैमेज हुई कोशिकाएं थी, मान लो 100 कोशिकाएं डैमेज हुई थी, तो वहां पर वो क्या कर देता है, अब गांठ बनी हुई है तो लगातार उस गांठ को खत्म करना चाहता है, तो लगातार धड़ल्ले से काम करता रहता है, और करता रहता है, तो वही क्या कर लेती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है। और जब हमें कैंसर हो जाता है तो कैंसर हमें लास्ट स्टेज पे जाके मालूम पड़ता है। अगर शुरुआती पता लग जाएगा तो हम उसको उस एरिया को क्या कटवा देंगे, कट जाएगा तो ही कैंसर सेफ है, वैसे कोई इलाज नहीं है। इसका ध्यान रखना है। क्या करना है, जैसे कहीं पर भी कैंसर हमें दिख रहा है कि यहाँ है, तो उस पूरे एरिया को निकालना पड़ेगा, और निकाल देंगे तो क्या होगा, तो वो वहां पर जो ये एक्स्ट्रा जो काम कर रहा था वो एक्स्ट्रा नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में सर्वाधिक जो सेल डिवीजन है वो लीवर में हो रहा है। तो हमारी बॉडी में सर्वाधिक चांस कहां पर है कैंसर होने का, लीवर में ही। कहां पर है, लीवर में ही सर्वाधिक कैंसर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंतर्गत। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ समझ में आ रहा। कैंसर होने का रीजन क्या है, तो कैंसर होने का रीजन क्या है, तो हमको मालूम पड़ गया क्या है, यानी कि कोश का विभाजन, यानी कोश का क्षमता से अधिक क्या हो जाए, उसका मतलब विभाजन कर दे, है ना, क्षमता से अधिक विभाजन हो जाए। इसी को ही देखो, एक चीज समझो, आपने देखा होगा मसा होता है। मसा क्या है, मसा जो सेल डिवीजन है उसी का ही रूप है। कि उसने क्या किया, जो मसा आपका बाहर निकल के आ जाता है ना, वो निकल के आने का रीजन क्या, वो यही है कि उसने सेल डिवीजन ज्यादा कर दिया। समझ में आ रहा नहीं यार, किसी के जैसे किसी व्यक्ति के बहुत सारे मसे से हो जाते नहीं हो जाते हैं, तो मसा जो बनता है उसका रीजन भी क्या है, वो सेल डिवीजन ही है। यानी कोश का विभाजन उस जगह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। या तुमने देखा होगा कभी कभी किसी की बॉडी में क्या होता है, कूप सा निकल आता है, मतलब एकदम क्या होता है, बॉडी उसकी उठी सी रहती है, तो कहीं के बीच बीच में फूल जाती है। तो फूलने का रीजन भी क्या है, कोश का विभाजन है। क्या है, कोश का विभाजन है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने बताया कैंसर हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है, मतलब मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को ट्यूमर कहते हैं। ये तो नाम होता है ना, ब्रेन ट्यूमर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर कह देते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर कह देते हैं। अब इसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता तो इसमें ट्यूमर कैसे होगा, मस्तिष्क में अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो इसमें ट्यूमर कैसे होगा। तो मस्तिष्क में जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें देखो मालगिली है, गिलियल सेल था, इसमें क्या था, गिलियल सेल है। तो गिलियल सेल में क्या होता है, कुछ % क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। कुछ % क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है गिलियल सेल वाले भाग में। ठीक है, गिलियल सेल वाले भाग में यह छोटा सा जो होता है ना, यानी कि ये अगर इसी वाले भाग में थोड़ा सा क्या करे, अपनी क्षमता को बढ़ा देगा, तो क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इससे मैं आपसे बोलूं ब्रेन में ट्यूमर क्यों हो जाता है, तो ब्रेन में ट्यूमर होने का रीजन क्या है, तो ब्रेन में ट्यूमर होने का रीजन वो यही है कि इसमें क्या होता है, जो गिलियल सेल होती है वो क्या हो जाती है, वो मतलब उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और काम करना वो काम करना प्रारंभ कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो कैंसर होने का रीजन पता लग गया, और कोश का विभाजन यानी घाव जो होता है भरता है, वो कैसे भर जाता है, ये मसा क्यों निकलता है, इसी कारण निकलता है। ठीक है, नोट करिए इसको।
देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा रिकॉल करोगे, एक बार रिकॉल करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बताना है आपको उसी हिसाब से। बताइए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने। किसने की है? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। क्या है? ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कैसे बनाता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्या है? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? एटीपी बनता है, और एटीपी से क्या होता है? 38 एटीपी बन जाता है, तो एक ग्लूकोज हो जाता है, जिसे हम ऊर्जा का पावर हाउस कह देते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवारें किसकी बनी होती हैं? किसकी है? किसकी? सेल प्लाज्म की है। किसकी है? सेल प्लाज्म की। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जलेबीनुमा संरचना है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में क्या भरा होता है? क्रिस्टी बड़ी होती है। मैट्रिक्स में क्या भरा होता है? क्रिस्टी बड़ी होती है। इसके बाद बात की थी हमने गोल्जी काई की। गोल्जी काई की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काई की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी का काम क्या है? यातायात का प्रबंधन करना। क्या करना? यातायात का प्रबंधन करना। यातायात मतलब क्या है? यानी कि एक जगह की ऊर्जा हमारी समाप्त हो रही है, तो जो गोल्जी का क्या करता है? दूसरी जगह से ला करके उस जगह को दे देता है, जिससे हम काम चलाते रहते हैं। ठीक है, ये गोल्जी का हो जाता है इसके अंतर्गत। इसी गोल्जी का भी क्या था? वैक्यूल्स पाया गया था। क्या पाया गया था? वैक्यूल्स पाया गया था। तो जो वैक्यूल्स था, है ना, वैक्यूल्स का काम क्या है? जल का स्टोर करना। यानी हमारी बॉडी में जो जल स्टोर होता है वो कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें, इसके बाद हमने बात की सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? बोबरी ने की है। किसने की है? बोबरी ने की है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। क्या है? कोशिका का विभाजन करना। क्या है? कोशिका का विभाजन करना। अगर क्षमता से अधिक कोशिका हो जाना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अगर क्षमता से अधिक कोशिका विभाजन हो जाना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। लेकिन बराबर उतना ही होना क्या कहलाता है? घाव जो होता है हमारा भर जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हम ठीक हो जाते हैं। मैं आपसे बोलूं कि सर्वाधिक हमारी बॉडी में कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम कहाँ होता है? कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है, सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में। तो मैं आपसे बोला मस्तिष्क में ट्रीटमेंट संभव है या नहीं? नहीं, मस्तिष्क का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है, और सेंट्रोसोम होगा उसी का ही ट्रीटमेंट होता है। तो क्या बोला जाता है कि मस्तिष्क में, यानी कि इसमें क्या होता है? हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एक ग्लियल सेल पाया जाता है, और उस ग्लियल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसी से क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अगर किसी के शरीर का भाग जो है ऊपर उठ गया है, तो उठने का मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि उस जगह पर सेंट्रोसोम है और उसमें कोशिका का विभाजन ज्यादा हो गया है, इसलिए उठ गया है। अगर किसी व्यक्ति के मसा है तो उसका मतलब भी क्या है कि सेंट्रोसोम क्या हो गया है? उसके क्या हुआ? कोशिका का विभाजन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या होगा? मसा के रूप में वो बन गया है बाहर को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद डालिए आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो भाग है वो क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग है। पहले इस चित्र को समझिए और उसके बाद लिखते चलिए साथ साथ। ठीक है, देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ठीक इधर बगल में देखेंगे तो हमारे पास उनका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। क्या कहते हैं? अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल रहा है इसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बांटते हैं इसको हम। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। यानी कोशिका में क्या होता है? दो तरह से काम करता है इसको। ध्यान रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक जो इसका भाग होता है वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ बोले तो क्या? चिकना है ना, चिकना अंतःप्रदव्य जालिका, यानी चिकनी बोल सकते, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। और खुरदरा। रफ बोले तो क्या? खुरदरा, यानी खुरदरा। ठीक है, खुरदरा अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। इसको समझिए, इसका राज क्या है? तुम्हारी जो खूबसूरती है, जो बरकरार है, उसका राज यही है। क्या है इसका राज? यही है। क्या है? फेयर लवली है? नहीं, यही है। क्या है? यही है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे डी ग्लो नहीं है, उससे हो जाता है। मैं आपसे ये बोलूं कि तुम्हारे जो चीक है उठे हुए रहते हैं और तुम स्मार्ट दिख रही हो, तो स्मार्ट दिखने का जो रीजन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बोला दो भागों में है, एक भाग क्या है स्मूथ वाला है और एक भाग क्या है रफ वाला है। जो स्मूथ है वो चिकना है, जो स्मूथ वाला भाग होता है वो क्या करता है बसा का निर्माण करता है, क्या करता है बसा का निर्माण करता है। और जो खुरदरा होता है इस खुरदरा में राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का काम क्या है प्रोटीन का निर्माण करना, क्या काम है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं बोल लो, ठीक है। तो आप समझिए अच्छे से, देखो बसा ही क्या करती है आपकी जो कोशिका होती है, मैं आपको देखो यहाँ पर एक सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ना इसका काम क्या है, जैसे सभी का कुछ ना कुछ काम है क्या नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, और गोल्जी का काम है यातायात प्रबंध करना, वैक्यूल्स का काम है जल का स्टोर करना, ऐसे हम पढ़े हुए हैं। और जो सेंट्रोसोम है उसका काम है कोशिका का विभाजन करना। तो फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इस देखो जिस प्रकार से हमारी बॉडी में कंकाल होता है और कंकाल हमारी हमको सुरक्षा देता है और हमें खड़े होने में मदद करता है, उसी प्रकार से जो कोशिका होती है वो फूली हुई रहती है। मतलब जैसे हमारी स्किन है, इसको क्या करो ये जैसे अभी ये ऐसी है, ठीक है, इसको दबाओ दब जाती है, उसके बाद वहीं आ जाती है, दब जाती है वहीं आ जाती है। तो ये राज क्या है, ये राज जो है वो यही है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हम दबाते हैं तो वहीं की वहीं आ जाती है। इसका मतलब यह है कि इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, क्या कहते हैं कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल। हाँ कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। किसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि कोशिका को फुलाए रखता है। ये क्या करता है कोशिका जो फूली हुई रहती है वो फुलाकर रखने का काम कौन करता है, ये कर देखो ना जालीनुमा संरचना दिख रही है आपको, ये कंप्लीट देखो, ये वाला भाग नहीं है, देखो ये वाला भाग देखो, ये जो एरिया है ना ये देखो, ये जो है वो क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है। कंप्लीट देखा जाता है ये क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो वैक्यूल्स वाला हो जाता है, ये वाला देखो ये, ठीक है ये है। तो इसमें देखना ये जालीनुमा संरचना नहीं बनी, देखो ये बीच में खाली है, फिर देखो ये खाली है, तो ये क्या है ये बीच में खाली, इसे ये फुला के रखा हुआ है, इसको क्या है फुला के रखा हुआ है। इसको तुम दबाओगे तो क्या होता है पिचक जाता है, इसको दब जाता है। इससे जैसे यहाँ इधर से दबाओगे तो हमारी स्किन दब गई, तो दब जाती है, मतलब क्या हो जाता है उसके बाद वहीं आ जाती है, तो ये फिर फूल जाता है, वैसे ही क्या होता है फूल जाता है। तो आगे चलो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में ये खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारी स्किन झुर्री सी हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है, क्या है उसका मतलब यही है कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है हमें बुढ़ापा दिखा देता है। अगर ये काम करता ढंग से तो हम हमेशा जवान रहते, ठीक है। तो यही है इसमें जो रीजन रहता है उसका, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो मैं आपसे बोलूं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका काम क्या है, तो कोशिका कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका क्या करता है फुला के रखता है, यानी सुरक्षा देता है कोशिका को। जबकि स्मूथ, अब इसमें दो भाग होते हैं, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है। जो स्मूथ वाला भाग होता है वो क्या करता है वसा का निर्माण करता है, और जो खुरदरा भाग होता है वो खुरदरे वाले भाग में क्या होता है राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या है प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से, ठीक है। तो पूछता है हमारी कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो हमारी कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है राइबोसोम को। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन लोग इसी में ही, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। राइबोसोम का काम क्या है, तो देखो सबसे पहले बात आती है राइबोसोम की खोज किसने की है, किसने की पेलेडे ने, किसने की है पेलेडे ने। राइबोसोम की खोज किसने की है पेलेडे ने, ठीक है। राइबोसोम की खोज करता कौन है पेलेडे है, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है ये बताओ, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। मैंने आपसे बोला वसा जो होती है वो हमारी स्किन को ऑयली रखती है, यानी कि तुम जो एकदम मस्त दिखती हो ना मस्त, उसका जो राज है वो ये वसा ही है ना। मतलब भारी ब्यूटी आंतरिक ब्यूटी मतलब क्या होती है ज्यादा असर दिखाती है भारी ब्यूटी से, कि भारी ब्यूटी क्या होगी वर्षा आएगी ढल जाएगी, है ना, दिखेगी एकदम ढल जाएगी। ठीक है, अगर अंदर से तुम्हारा वसा वाला एरिया वो ठीक ठाक था, वसा बोले तो क्या, जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विड आते हैं, अगर उनको पियोगे और थोड़ा शरीर पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी जो ब्यूटी होती है वो अलग ही दिखती है कि नेचुरल ब्यूटी वो बेटर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है हम बनावटी ब्यूटी लेकर के आते हैं, कुछ छड़के नहीं होती है, मतलब घंटे 2 घंटे के लिए या थोड़ा सा वर्षा आ गई जयराम जी की हो जाती है, फिर असली रूप में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाते नहीं आ जाते, असली रूप का मतलब वही है। इससे बेटर क्या है कि थोड़ा सा इस वाले को एरिया को संभाल लो, है ना, इस वाले एरिया को संभाल लोगे तो आप अपने आप ही मस्त लगोगे, है ना। अपने आप मस्त लगने का रीजन का वो यही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला स्मूथ वाला भाग जो होता है वो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसको देखो, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम, इस राइबोसोम को समझते हैं। राइबोसोम जो पेलेडे है ना, पेलेडे ने क्या किया था, एक मतलब टेस्ट किया था, क्या किया था, एक टेस्ट किया था,
और टेस्ट कैसे किया था उसको समझो पहले। देखो राइबोसोम जो पैलिडी था, इस पैलिडी ने पता क्या किया था, एक टेस्ट किया था। टेस्ट कैसे किया था, देखो इसने एक क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब लिया था, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, क्या किया था, लिक्विड भरा हुआ था, और इसमें क्या था, इस राइबोसोम को डाल दिया था। क्या डाल दिया था, राइबोसोम के कुछ अवसाद डाल दिए गए थे इस टैप में, टेस्ट में राइबोसोम के कुछ अवसाद, और अवसाद डालने पर पाया इसने पैलिडी ने कि कुछ जो राइबोसोम के कण हैं वो ऊपर तैर रहे हैं, और कुछ कण जो है इस ट्यूब में कहाँ चल रहे हैं, नीचे तलहटी पर आ गए हैं, कुछ ऊपर की ओर है और कुछ नीचे की ओर है। जो ऊपर की ओर अवसाद थे इनको इन्होंने नाम दिया था 70S, क्या नाम दिया था, 70S, और जो नीचे कण आ गए थे उनको नाम दिया था ना 80S, क्या नाम दिया था, 80S नाम दिया था। जो 70S कण थे, जो 70S कण थे, इनको इन्होंने बोला था हल्के कण। हल्के कण बोले तो अविकसित कण, क्या बोलेंगे, अविकसित कण, अविकसित कण, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे वाले थे इनको भारी कण बोला था, और भारी को नाम दिया था ना विकसित कण, क्या नाम दिया था, विकसित कण दिया था। जो अविकसित था उसको बोलते हैं अनडेवलप, क्या बोलते हैं, अनडेवलप, और जो विकसित था उसे क्या बोलते हैं हम, डेवलप, क्या बोलते हैं, डेवलप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलप। अब पढ़ रहे हैं हम बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के टर्म में विकसित कणों को क्या कहते हैं और अविकसित कणों को क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी में हमें मिल गया है क्या, अविकसित, और अंग्रेजी में मिल गया है हमें अनडेवलप, तो इसका मतलब इसे बायोलॉजी में कहते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक। तो सूक्ष्म जीवों की कोशिका का नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सूक्ष्म जीवों की कोशिका का नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। हमारी कोशिका का नाम क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्यों नाम दिया है, कैसे बड़ा है नाम, तो देखना है राइबोसोम के जो कण थे भारी वाले उन्हें विकसित दिया, तो विकसित हिंदी में मिल गया था, जबकि अंग्रेजी में क्या था, डेवलप था। तो अब हिंदी में अंग्रेजी में दोनों मिल गया है, लेकिन पढ़ रहे हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो शब्दावली है उसमें इसका नाम होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो हमारी कोशिका का नाम क्या है, यूकैरियोटिक, यानी हमारी कोशिका का नाम क्या है, यूकैरियोटिक। नोट करिए, हमारी कोशिका का नाम, यानी बड़े जीवों की या पादपों में जो बड़े बड़े जो होते हैं उनकी कोशिका का नाम क्या है, तो यूकैरियोटिक। और सूक्ष्म जीवों की कोशिका का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवों की कोशिका का नाम है प्रोकैरियोटिक। ठीक है।